Let's begin with income from profit and gains from business and profession. फाइन. लास्ट लेक्चर में अपन लोग ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का रिवीजन किया था. एम आई राइट? ओके. सो स्टार्टिंग फ्रॉम पीजीबीपी. बेटा दो पार्ट में चैप्टर को डिवाइड कर रहा हूं, एक साथ इतना रिवीजन होएगा नहीं. सो आई डू इन टू पार्ट्स. वन इज पार्ट वन आज करा रहा हूं, पार्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा. चलो, आर यू गाइस देयर विद मी? ओके. अरे यार, ओके. चलो, सिंपल टॉपिक है, एकदम आउटस्टैंडिंग एंड सिंपल टॉपिक है. पीजीबीपी बेटा मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने, बराबर है. सबसे पहला पार्ट है सेक्शन नंबर 30 से लेके 37, दैट इज ओके. सेक्शन नंबर 30 से लेके 37, दैट इज एडमिसिबल डिडक्शन. सो एकदम सिंपल सा रूल समझो ना. ये चैप्टर जब भी आप लोग सॉल्व करोगे ना, आपके लिए थंब रूल है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बना के दिया हुआ है, बराबर है. क्रेडिट में सारे इनकम्स है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस है और नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड है. अपने को सिर्फ ये करना है ये वाले चैप्टर के अंदर कि कौन सा एक्सपेंस और कौन सा इनकम अलाउड है या डिसअलाउड है. अगर अलाउड है तो पीएनएल में एंट्री बराबर पास किया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं करेंगे. अगर डिसअलाउड इनकम या डिसअलाउड एक्सपेंसेस है तो वो पीएनएल में गलत एंट्री पास किया है, तो आपको प्रोपोर्शनेटली ऐड या लेस जो भी है वो करना पड़ेगा. सो सिंपल है, वेन एवर यू आर सॉल्विंग दिस चैप्टर ऑलवेज अज्यूम कि आपको जो पीएनएल अकाउंट बना के दिया हुआ है वो एक अकाउंटेंट ने बना के दिया हुआ है, और वो जो अकाउंटेंट है उसने इनकम टैक्स लॉ फॉलो नहीं किया है. वी अज्यूम ऑलवेज दैट वे, बराबर है. सो इनकम टैक्स लॉ फॉलो नहीं किया है तो अपने को इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट को सिर्फ रिकंसाइल करना है. रिकंसाइल मतलब उसने कुछ मिस्टेक किया है तो ऐड या तो लेस करना है. दैट इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर. इतना पॉइंट पहले समझाए. ओके. नाउ द होल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज, आपने जो लॉ बनाया है सेक्शन नंबर 30 से 37 में, बेटा 30 से 37 बोलता है डिडक्शन किसका मिलने वाला है. सेक्शन नंबर 40 बोलता है डिडक्शन किसका नहीं मिलने वाला है. और सेक्शन नंबर 40 ए बोलता है स्पेशल केसेस है, मतलब अलाउड भी हो सकता है, डिसअलाउड भी हो सकता है. एंड व्हाट इज बिजनेस इनकम सेक्शन 28 और 41 में दिया हुआ है. सो व्हाट इज बिजनेस इनकम अपन बाद में देखेंगे. सबसे पहले तुम्हारे सिलेबस में जो 70% ऑफ एडजस्टमेंट आता है वो यहां से आता है बेटा, स्मॉल डिडक्शंस एंड डिप्रीशिएशन. 70% आपका इधर ही आ जाएगा. सो पार्ट वन ऑफ द चैप्टर, वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये चैप्टर को मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. पहला है स्मॉल डिडक्शंस, स्मॉल डिडक्शंस. फिर दूसरा पार्ट है अपने पास एक्सपेंसेस कौन कौन से डिसअलाउड होने वाले. फिर थर्ड पार्ट है स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस. फोर्थ पार्ट है डेप्रीशिएशन. फिफ्थ पार्ट है स्पेसिफाइड डिडक्शन, बराबर है. देन यू हैव व्हाट प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स, प्रोसीजर कौन से फॉलो करने पड़ेंगे. असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बराबर है. एंड एग्रीकल्चर इनकम, इसका पार्ट अज्यूम कर सकते हो, सेपरेट चैप्टर अज्यूम कर सकते हो, जैसे करने का कर सकते हो, बराबर है. सो वी हैव स्मॉल डिडक्शंस, expenses expressly disallowed,
स्पेशल केसेस मतलब अलाउड भी हो सकता है, डिसअलाउड भी हो सकता है, कंडीशनल है। डेप्रीशिएशन, स्पेसिफाइड डिडक्शन, प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स। आंसर बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा, एकदम सिंपल टॉपिक है बेटा। मेरे को क्या बोलता है स्मॉल डिडक्शंस में, 4 सेक्शन कवर्ड है, 30, 31, 36, 37। कुछ भी एग्जाम के डे पे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप क्लिक हो जाना चाहिए। प्लीज सोच के अपने मन में कमेंट करते रहना। रेंट रिपेयर्स, पहले तो गोल्डन रूल ऑफ दिस चैप्टर इज, आपको डेबिट क्रेडिट में जो भी चीज अलाउड या डिसअलाउड है, इट हैज टू बी रेवेन्यू इन नेचर, it has to be related to the business, it has to be related to the business, it must not be provisions or reserves, it must not be provisions or reserve. So always golden rule याद रखना, जो भी एक्सपेंस या जो भी इनकम है, अगर कैपिटल नेचर है तो डिसअलाउड हो गया, अगर एक्सपेंसेस या इनकम जो आप कंप्यूट कर रहे हो वो अगर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है तो डिसअलाउड हो जाएगा। और प्रोविजंस और रिजर्व्स कभी भी अलाउड होने वाले नहीं है, बिकॉज प्रोविजन रिजर्व्स अलाउ कर दिया तो फिर प्रोविजंस के नाम पे कुछ भी प्रोविजन पास करके टैक्स ही नहीं पे करेंगे। सो ऑलवेज स्टार्ट विद गोल्डन रूल, रेवेन्यू एक्सपेंस है, रिलेटेड टू बिजनेस है, प्रोविजंस और रिजर्व्स नहीं है तो खर्चा अलाउड है, अदरवाइज वो डिसअलाउड है। जब भी मैं अलाउड बोलूंगा मतलब डेबिट में एंट्री करेक्टली पास्ड है, डिसअलाउड बोलूंगा मतलब डेबिट में मिस्टेक है, उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। इज दैट मच क्लियर? ओके, नाउ द क्वेश्चन हियर इज सर स्मॉल डिडक्शंस में क्या क्या आ जाता है? सो वी हैव सेक्शन 30, 31, 36, 37। सेक्शन 30 मेरे को बोलता है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। कोई प्लीज अपने मन में ही कमेंट करके मेरे को बोलना, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस। बेटा ऑल दिस एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन नेचर। रेंट रेगुलर पे होता है, रेट्स रेगुलर होता है, टैक्सेस रेगुलर पे होते हैं, रिपेयर्स डिपेंड कर सकता है। repairs can be revenue, repairs can be capital, but ideally repairs revenue nature होता है। so, अगर ये सारे खर्चे आपने बिल्डिंग के लिए किए हैं और बिल्डिंग अगर आपके बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो वो बिजनेस के लिए अगर बिल्डिंग पे खर्चा किया है सो वो अलाउड हो जाएगा। अगर पर्सनल बिल्डिंग का रेंट पे किया है तो मेरे घर का रेंट पीएनएल डेबिट में लिखा है तो डिसअलाउड है, ऑफिस का रेंट पीएनएल डेबिट में लिखा है तो अलाउड है। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी, घर के लिए अगर म्युनिसिपल टैक्स भरा है तो एलओपी एसओपी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ऑफिस के बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स भरा है तो पीजीबीपी में जाएगा। रिपेयर्स आर अलाउड बट रिपेयर्स कैपिटल इन नेचर होएगा तो अलाउड नहीं है। सो अगर बिल्डिंग में छोटा मोटा रिपेयर किया है तो पीएनएल डेबिट में आएगा, अलाउड है। बट अगर बिल्डिंग को एक्सटेंड किया है, बिल्डिंग के ऊपर नया फ्लोर ऐड किया है तो कैपिटल इन नेचर है, वो आप बैलेंस शीट में लिखोगे और उसके बदले डेप्रीशिएशन जो होगा पीएनएल डेबिट में डालोगे। सो रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, अगर बिजनेस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है सो एक्सपेंस अलाउड है, पर्सनल बिल्डिंग है तो डिसअलाउड है, रिपेयर्स में रेवेन्यू नेचर है तो अलाउड है, कैपिटल नेचर है तो डिसअलाउड है। सिमिलरली सेक्शन 31, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, बराबर है। सेम रूल एप्लीकेबल है। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर मतलब एसी, लैपटॉप, बेंच, डेस्क जो भी है। अगर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर ऑफिस में इंस्टॉल्ड है तो एक्सपेंस अलाउड हो गया, अगर घर पे इंस्टॉल्ड है तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो गया। अगेन जहां पे भी रिपेयर्स आएगा गोल्डन रूल एप्लीकेबल है, रेवेन्यू इन नेचर सो अलाउड, कैपिटल इन नेचर तो डिसअलाउड। एडिशन ऑफ फ्लोर इन ऑफिस बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक नया फ्लोर बना दिया, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में एक्सटेंशन कर दिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पीएनएल डेबिट में डिसअलाउड हो जाएगा, बट उसका जो डेप्रीशिएशन है वो अलाउड हो जाएगा। सो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, एडिंग अ फ्लोर टू अ बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर विच विल बी डिसअलाउड, बट इंस्टेड ऑफ दैट डेप्रीशिएशन विल बी अलाउड। ओके, अगेन रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, सेम रूल एप्लीकेबल है एग्जैक्टली। कैपिटल नेचर है तो डिसअलाउड, रेवेन्यू नेचर है तो डिसअलाउड, बराबर है। सो सिंपल रूल है। स्मॉल डिडक्शंस में 4 पार्ट है, 30, 31, 36, 37। प्लीज साथ साथ में कमेंट करते रहोगे तो याद हो जाएगा, टाइप मत करना, सिर्फ घर पे बैठे बैठे रिपीट कर देना। सेक्शन 30 इज रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग है तो अलाउड है, बिजनेस के लिए है तो अलाउड है, पर्सनल रेंट पे किया है तो डिसअलाउड है। रिपेयर्स रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल है तो डिसअलाउड हो जाएगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था 31, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर।
अगेन बिजनेस से है तो अलाउड है, पर्सनल है तो डिसअलाउड है, रेवेन्यू अलाउड है, कैपिटल डिसअलाउड है। देन सेक्शन 36 is स्पेसिफाइड डिडक्शन। बेटा मैक्सिमम सम में ये 4 सेक्शन से ही एडजस्टमेंट आता है। थोड़ा बहुत ट्रिकी या डिफिकल्ट बनाने का है तो फिर वो 35 वाला रिवोक करेगा। तो ये 4 सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 36 स्पेसिफाइड डिडक्शन, जिसको मैं सी बर्फी बोलूंगा। सी बर्फी में बेटा आर अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बराबर है। सो आर अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एकदम सिंपल है, प्लीज सोच के बोलना। कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर कर रहा है, पहले तो बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑलवेज अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आया तो आपको यह सोचना है कि मैं बिजनेसमैन हूं और मैं अपना पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं। दिस चैप्टर इज फ्रॉम बिजनेस ओनर्स पर्सपेक्टिव। बेटा मैं बिजनेस का ओनर हूं, मैंने अपने एम्प्लॉइज के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। किधर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है? अगर मैंने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रट्टा नहीं मारने का है, एकदम सिंपल है, शॉर्ट नोट कभी नहीं पूछेगा। बेटा रिकॉग्नाइज, स्टैट्यूटरी, अप्रूव्ड ये सारे अच्छे फंड्स है। तो अगर अच्छे फंड्स में कंट्रीब्यूशन दिया है तो अलाउड है, और अगर फालतू फंड्स में कंट्रीब्यूशन किया है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, सो दैट विल बी डिसअलाउड। सो एग्जाम में बेटा शॉर्ट नोट नहीं पूछेगा फॉर श्योर, इट विल बी अ क्वेश्चन आंसर टाइप ऑफ थिंग। सो अगर आपको एग्जाम में बोला है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्शन कैन बी क्लेम। अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड डिडक्शन कैन बी क्लेम। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड डिडक्शन विल बी डिसअलाउड। जब भी मैं डिसअलाउड बोल रहा हूं, आपके दिमाग में चलना चाहिए मतलब डेबिट में रॉन्ग एंट्री है, अलाउड बोल रहा हूं मतलब डेबिट में राइट एंट्री है। सो अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज फंड्स में कंट्रीब्यूट किया है तो अलाउड है, अनअप्रूव्ड अनरिकॉग्नाइज फंड्स में कंट्रीब्यूट किया है तो डिसअलाउड है। अच्छा, अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज फंड में भी कंट्रीब्यूट करोगे तो अलाउड है, बट ये कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट से पहले हो जाना चाहिए। सो जो भी रिस्पेक्टिव फंड में ड्यू डेट मेंशन्ड है, आरपीएफ में जो भी ड्यू डेट मेंशन्ड है, वो ड्यू डेट के पहले कंट्रीब्यूट किया है तो अलाउड है, ड्यू डेट के बाद कंट्रीब्यूट किया है तो डिसअलाउड है, बराबर है। रिपीट करना इज द की फॉर द रिवीजन। सी बर्फी सेक्शन 36 में जाता है। कंट्रीब्यूशन अच्छे जगह पे किया तो अलाउड है, फालतू जगह पे किया तो डिसअलाउड है। अलाउड भी तभी होएगा जब ड्यू डेट से पहले किया है, ड्यू डेट के बाद किया है तो इट विल बी डिसअलाउड, बराबर है। नेक्स्ट सी है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बेटा पीजीबीपी में मेरे को क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर आपका बिजनेस है शेयर ट्रेडिंग करने का, कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने का, तो उस बिजनेस वाले लोगों को जो भी सीटीटी और एसटीटी उन लोग ने शेयर ट्रेडिंग पे किया है, उसका डिडक्शन अलाउड है। कैपिटल गेन्स में अलाउड नहीं है। कैपिटल गेन्स जब आप कंप्यूट करोगे एसटीटी इज नॉट डिडक्टेबल, बट एज फार एज पीजीबीपी इज कंसर्न, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आर अलाउड एज डिडक्शन। सी बर्फी में बी इज अगेन बोनस एंड कमीशन। सो बोनस एंड कमीशन एम्प्लॉय को पे होता है बिजनेस में, सो अलाउड है। हाउएवर गवर्नमेंट बोलता है अलाउड तभी होएगा जब वो पेड होएगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से पहले। सो अगर बोनस एग्जाम में आउटस्टैंडिंग दिया है टिल 31 जुलाई, एग्जाम्पल 31 जुलाई इज द ड्यू डेट वी अज्यूम। सो अगर बोनस आउटस्टैंडिंग है 31 जुलाई तक तो डिसअलाउड है, अगर पेड है जुलाई से पहले तो अलाउड हो जाएगा। सो सी बर्फी में सी इज कॉन्ट्रीब्यूशन, सी इज कमोडिटी एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बोथ आर अलाउड। कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छी जगह पे होना चाहिए, ड्यू डेट से पहले होना चाहिए। बी इज बोनस एंड कमीशन, अगेन बोनस एंड कमीशन पेड है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट तो अलाउड है, आफ्टर द ड्यू डेट है तो डिसअलाउड हो जाएगा। बी इज बैड डेट्स। प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, ये एक लॉजिक जैसा पढ़ा रहा हूं, प्लीज एक्टिव रह के आंसर बोलना कि अगर सपोज मैं आपको बोल रहा हूं प्रोविजंस अलाउड हो गया, तो मैं तो क्या करूंगा, जब भी प्रॉफिट आएगा मैं प्रोविजंस और रिजर्व्स के नाम पे एंट्री पास करके प्रॉफिट को जीरो कर दूंगा। एम आई राइट? अरे बराबर है ना, मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व, प्रोविजन फॉर दिस, प्रोविजन फॉर दैट, पास करके मैं उसको एक्सपेंस क्लेम करके प्रॉफिट कम कर दूंगा। तो ये सिर्फ एग्जांपल है। अपार्ट फ्रॉम दिस
provision for bad debts, provision for doubtful debts, provision for gratuity, provision for this, that, transfer to any reserve will be disallowed. Will be disallowed. So bad debts, if it is an actual bad debts तो allowed है, अगर provisions या reserves है तो disallowed है. But please remember, provisions or reserves not only for bad debts, for any kind of provision or reserve entry will be disallowed. So bad debts is allowed, but actual हुआ तो, अगर प्रोविजन हुआ तो इट विल बी डिसअलाउड. एक्टिव रहेंगे प्लीज. मैंने पीएनएल अकाउंट डेबिट में 22-23 में पीएनएल डेबिट साइड में बैड डेट्स का एंट्री पास किया और वो अलाउड था. फिर बेटा वो यहाँ पे 23-24 में वो स्टूडेंट ने जिसने पैसा नहीं दिया, वो स्टूडेंट मेरे को आके पैसा देके जा रहा है. तो जब वो पैसा देके जा रहा है, सो बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट में भी आना चाहिए. अगर बैड डेट्स आपने डेबिट में लिखा था और डेबिट में अगर अलाउड था, तो जब बैड डेट्स रिकवर होएगा तो आपको क्रेडिट में इनकम बताना पड़ेगा. सो पहले टैक्स कम पे किया था, अभी टैक्स ज्यादा पे करो. बट अगर यहां पे मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री पास की होती तो बेटा प्रोविजन डिसअलाउड होता है. सो वो टाइम पे एक्सपेंस कम नहीं हुआ था, टैक्स ऑलरेडी ज्यादा पेड है. तो अब जब ये रिकवर होएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो इनकम में भी ऐड नहीं होएगा. सो एक्चुअल बैड डेट्स अलाउड है तो उसका रिकवरी भी टैक्सेबल है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिसअलाउड है तो उसका रिकवरी टैक्सेबल नहीं होगा. इज दैट मच क्लियर? यस और नो? सिंपली पुट, डेबिट में आया था तो क्रेडिट में आएगा, डेबिट में नहीं आया था तो क्रेडिट में नहीं आएगा. डेबिट में आया था तो क्रेडिट में आएगा, डेबिट में नहीं आया था तो क्रेडिट में नहीं आएगा. एज सिंपल एज दैट. बराबर है. सी बर्फी. सी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, सी मतलब कमोडिटी एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बी मतलब बोनस एंड कमीशन. अलाउड है बट ड्यू डेट से पहले पे होना चाहिए. बी मतलब बैड डेट्स, एक्चुअल है तो अलाउड, प्रोविजन है तो डिसअलाउड. एक्चुअल बैड डेट्स अगर अलाउड है तो रिकवरी पे टैक्स भी भरना पड़ेगा. प्रोविजन डिसअलाउड है तो रिकवरी पे टैक्स भरने का जरूरत नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज एनिमल्स रिटर्न ऑफ. बेटा बहुत सारे बिजनेसेस में लाइफ स्टॉक्स आर एसेट. लाइफ स्टॉक्स आर एसेट. बराबर है. लाइफ स्टॉक्स आर एसेट का मतलब क्या? अगर मेरा कॉटन का बिजनेस है या मेरा वुल का बिजनेस है तो शिप मेरे लिए एसेट हो गया. एम आई राइट? आंसर यस नो मत बोलो, चलेगा, बट अपने घर पे रिपीट करना. बराबर है. अगर मेरा बिजनेस है सपोज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन का, तो मेरे लिए काउ एनिमल हो गया. सो बेटा एनिमल्स अगर आपके बिजनेस में है तो वो एसेट है. एसेट पे नॉर्मली डेप्रीशिएशन मिलता है. हाउएवर ये लिविंग बीइंग है, तो लिविंग बीइंग का आप लाइफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है 5 साल 10 साल 20 साल क्या होएगा. सो गवर्नमेंट बोलता है कि जब भी आपके बिजनेस में एनिमल्स आए हैं तो एनिमल्स का जो भी कॉस्ट था, सपोज मेरे बिजनेस में हॉर्स वॉज एन एनिमल, सो हॉर्स का कॉस्ट था सपोज 5 लाख रुपीज. तो जिस ईयर में एनिमल यूजलेस होएगा, मतलब जिस ईयर में एनिमल की डेथ हो जाएगी, वो ईयर में एनिमल का फुल कॉस्ट माइनस रिकवरी आप डिडक्शन एक साथ ले सकते हो. सो मैंने 5 लाख का हॉर्स खरीदा था, 10 इयर्स के बाद सपोज उसका डेथ हो गया. डेथ होने के बाद मैंने उसके जो बाल होते हैं वो बेच दिए, उससे आर्टिफिशियल विग बनता है. सो जब मैंने बाल बेच दिए तो मेरे को सपोज 5 लाख में से 10,000 रिकवर हुआ, तो 4,90,000 का मैं डिडक्शन ले सकता हूं. बट दिस डिडक्शन विल बी अवेलेबल व्हेन द एनिमल बिकम्स यूजलेस, नॉट व्हेन इट वाज परचेज. इट विल बी व्हेन एनिमल बिकेम यूजलेस. बराबर है. सो सी बर्फी में सी मतलब कंट्रीब्यूशन. अच्छे जगह पे किया है, ड्यू डेट से पहले किया है तो अलाउड है, फालतू जगह पे किया है तो डिसअलाउड है. सीटीटी एसटीटी कमोडिटी एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड. बोनस एंड कमीशन अलाउड, ड्यू डेट से पहले होना चाहिए. बैड डेट्स एक्चुअल है तो अलाउड, प्रोविजन है तो डिसअलाउड. रिकवर हुआ तो पहले डेबिट था तो अभी क्रेडिट आएगा, पहले डेबिट नहीं था तो अभी क्रेडिट नहीं आएगा. एनिमल्स रिटर्न ऑफ, जो ईयर में एनिमल का डेथ हो रहा है वो ईयर में आप कॉस्ट रिकवर कर सकते हो. एक्चुअल कॉस्ट माइनस द रिकवरी. फैमिली प्लानिंग प्रमोशनल एक्सपेंसेस. फैमिली प्लानिंग प्रमोशनल एक्सपेंसेस, बेटा ये जो खर्चा है सिर्फ कंपनी ही करती है तो डिडक्शन विल ऑल्सो बी अवेलेबल ओनली टू द कंपनी.
डिडक्शन विल ऑल्सो बी अवेलेबल ओनली टू द कंपनी। ये खर्चा इंडिविजुअल करता ही नहीं है तो उसको डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला है, इट इज अवेलेबल ओनली टू द कंपनी। एक्टिव रह के बोलोगे प्लीज, मतलब कमेंट नहीं करना, घर पे बोल देना। फैमिली प्लानिंग प्रमोशनल एक्सपेंसेस अलाउड ओनली टू द कंपनी, बिकॉज खर्चा भी सिर्फ कंपनी करती है। अगर कंपनी ने रेवेन्यू एक्सपेंस किया है सो वो अलाउड है, और अगर कैपिटल एक्सपेंस किया है तो भी अलाउड है, बट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बराबर है, रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड, कैपिटल एक्सपेंस भी अलाउड, कैपिटल एक्सपेंस विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, बाकी सब बराबर है। इज दैट मच क्लियर? Is that much clear? ओके, चलो आंसर बोलोगे? मेरे को बोलो ना, पढ़ना क्या है इसमें बेटा। इंश्योरेंस अगर मैंने स्टॉक का निकाला है तो स्टॉक अपने बिजनेस में होता है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, अलाउड या डिसअलाउड? ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी अलाउड। अगर मैंने इंश्योरेंस एम्प्लॉइज हेल्थ के लिए निकाला है, अगर मैंने इंश्योरेंस एम्प्लॉइज हेल्थ के लिए निकाला है, सो बेटा एम्प्लॉइज हेल्थ मतलब अगेन रिलेटेड टू बिजनेस हो गया, सो अलाउड या डिसअलाउड? अगेन दैट विल बी अलाउड ओनली इफ इट इज नॉट पेड बाय चेक, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इफ इट इज नॉट पेड बाय कैश और बेरर चेक। मतलब आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है तो अलाउड है, बट या तो आप उसका पेमेंट कैसे करोगे, अकाउंट पे ही चेक से, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, तो अलाउड है, अदरवाइज इट इज डिसअलाउड। सो इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक फुल्ली अलाउड, इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ अलाउड इफ इट इज पेड बाय अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर सर एग्जाम में बोला है इंश्योरेंस ऑफ प्रोप्राइटर, इंश्योरेंस ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ प्रोप्राइटर, स्पाउस, चिल्ड्रन, जो भी है, सो प्लीज अंडरस्टैंड उसका दो इफेक्ट आएगा। अगर प्रोप्राइटर या फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में डिसअलाउड हो जाएगा, बट 80C में उसका डिडक्शन या 80D में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। सो अगर इंश्योरेंस एम्प्लॉइज के लिए है अलाउड है, कैश में नहीं होना चाहिए बस, स्टॉक है तो अलाउड है। अगर प्रोप्राइटर या उसके फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस है तो इट विल बी अलाउड और डिसअलाउड, डिसअलाउड अंडर पीजीबीपी बट अलाउड अंडर सेक्शन 80C और 80D। इज दैट मच क्लियर? इज दैट मच क्लियर? ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट अगर आपने लोन पे किया है, और अगर लोन आपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए लिया है, सो दैट इंटरेस्ट विल बी अलाउड। अगर पर्सनल लोन है, कोई भी घर खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए, तो दैट विल बी डिसअलाउड। सो इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन डिसअलाउड है, इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन इज अलाउड, बट अगर आपने इंटरेस्ट प्रोप्राइटर से लिया है ऑन इट्स लोन या कैपिटल, सो दैट विल बी डिसअलाउड। एनी पेमेंट टू प्रोप्राइटर इज डिसअलाउड। पार्टनर से लोन लिया है या पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया है तो अलाउड है, बट मैक्सिमम 12% अलाउड है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हर आदमी करता है, वर्किंग पार्टनर भी, स्लीपिंग पार्टनर भी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर अलाउड, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 12%। प्रोप्राइटर इज 100% डिसअलाउड, पार्टनर्स आर अलाउड, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना बोला है, 12%। नहीं तो अनलिमिटेड डिडक्शन दे दिया तो फॉर्म कभी टैक्स ही नहीं भरेगा। बराबर है। सो सेक्शन नंबर, स्मॉल डिडक्शंस पढ़ रहे, आर यू गाइस देयर विद मी? रिपीट नहीं करो, सिर्फ घर पे बोलते रहो। बराबर। स्मॉल डिडक्शंस क्या बोलते हो? स्मॉल डिडक्शंस में 30, 31, 36, 37, एक बार रिपीट करते रहना। 30, 31, 36, 37। 30 रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अगर बिजनेस के लिए है तो अलाउड है, पर्सनल है, सॉरी पर्सनल है तो डिसअलाउड है, रिपेयर्स रेवेन्यू है तो अलाउड है, कैपिटल है तो डिसअलाउड है। 31 रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, सेम रूल।
business revenue allowed, personal capital disallowed. 36 specified deduction, C बर्फी, contribution अच्छे जगह पे ड्यू डेट से पहले allowed otherwise disallowed, CTT STT fully allowed, bad debts actual allowed, provision disallowed. एक्चुअल अलाउड है तो रिकवरी पे टैक्स भी भरना पड़ेगा. बोनस एंड कमीशन अलाउड इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. एनिमल्स रिटर्न ऑफ जो ईयर में यूजलेस होएगा वो ईयर में फुल कॉस्ट माइनस रिकवरी कर सकते हो. फैमिली प्लानिंग प्रमोशन पे खर्चा किया है, ओनली कंपनी को डिडक्शन अलाउड है. रेवेन्यू है तो फुल्ली अलाउड, कैपिटल है तो 1/5 अलाउड. इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ अपार्ट फ्रॉम कैश इट इज अलाउड. इंश्योरेंस फॉर स्टॉक इज अलाउड. फैमिली मेंबर और पर्सनल है तो डिसअलाउड है, बट अगर आपको 80C 80D में एलिजिबल है तो वहां पे क्लेम कर सकते हो. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस लोन इज अलाउड. इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल डिसअलाउड. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल वर्किंग एज वेल एज स्लीपिंग बोथ आर अलाउड, बट मैक्सिमम 12%. मैक्सिमम 12% ऑफ कैपिटल या लोन जो भी दिया हुआ है, बराबर है. देन स्मॉल डिडक्शन में लास्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 37, रेसिड्यूअरी एक्सपेंसेस. बेटा एकदम सिंपल है. गवर्नमेंट बोलता है ऐसे तो कितने सारे डिडक्शन बनाते रहेंगे, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, तो ऐसे तो हम थक जाएगा और लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होएगा. सो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी खर्चा 30 to 36 में कवर नहीं हो रहा है, अगर वो रेवेन्यू नेचर में है और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है, so that will be allowed. So expense must not be covered by 30 to 36. It has to be related to business or profession. It must not be personal. It must not be capital. अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, so 37 में आप डिडक्शन ले सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द लॉ. बेटा प्रोहिबिटेड बाय इनकम टैक्स नहीं बोला है, प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ बोला हुआ है. प्लीज एक्टिव रह के पार्टिसिपेट करना. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जितने भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है, से सन फार्मा को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलता है कि सर आप डॉक्टर लोग को कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकते हो, अगर आपने गिफ्ट दिया तो इलीगल है. बेटा सन फार्मा ने डॉक्टर लोगों को गिफ्ट दिया जो उनके बिजनेस प्रमोशन के लिए, बिकॉज डॉक्टर को गिफ्ट देगा, गुडविल बनेगा, डॉक्टर अपना दवाई रिकमेंड करेगा. सो फ्रॉम सन फार्मा पर्सपेक्टिव this expense is related to business, but is it prohibited by the law or is it allowed by the law? ये बोलो. Is it prohibited या allowed? Prohibited by the law. So कोई भी लॉ ने प्रोहिबिट किया हो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया या वेदर इनकम टैक्स लॉ हो गया, वेदर कंपनी लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, कोई भी लॉ ने प्रोहिबिट किया है तो दैट विल बी डिसअलाउड. दैट विल बी डिसअलाउड. एंट्री नंबर 1 पढ़ रहा हूं. एक्सपेंसेस इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग वेरियस बेनिफिट इज इन अ वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल शैल बी इनएडमिसिबल. बराबर है, बिकॉज ये वहां पे प्रोहिबिटेड है तो वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो गया तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. बराबर है. ओके. ऑफेंसेस अंडर एनी लॉ. बराबर है. ऑफेंसेस कैन बी अंडर इंडियन लॉ, ऑफेंसेस कैन बी आउटसाइड इंडियन लॉ. कोई भी ऑफेंसेस कमिट किया है वो खर्चों का आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो. सो ब्राइब हो गया, हफ्ता हो गया, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाला एग्जांपल हो गया, ये सब का आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो बिकॉज ऑल दिस आर प्रोहिबिटेड बाय द लॉ. सो एकदम सिंपल है. देयर आर 3 मेन कंडीशंस. एक्सपेंसेस रेवेन्यू होना चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, ऑफेंसिव पर्पस नहीं होना चाहिए. इफ ऑल द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, डिडक्शन आपको मिल जाएगा. कौन से हेड में डिडक्शन मिलेगा? पीजीबीपी में. बेटा इसके 5 एग्जांपल्स में दे रहा हूं, 5 एग्जांपल्स में दे रहा हूं. ये सिर्फ एग्जांपल्स है. 37 में सारे डिडक्शंस आ सकते हैं. दिस आर जस्ट एन एग्जांपल. सैलरी अगर आप स्टाफ को पे कर रहे हो तो अलाउड होना चाहिए, डिसअलाउड होना चाहिए. ऑब्वियसली बिजनेस से रिलेटेड है, अलाउड होना चाहिए. सैलरी आप प्रोप्राइटर को पे कर रहे हो, प्रोप्राइटर को सैलरी पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एनी पेमेंट इज डिसअलाउड. एनी पेमेंट इज डिसअलाउड. सैलरी अगर आप लोग पे कर रहे हो, वर्किंग पार्टनर को अलाउड है. स्लीपिंग पार्टनर को, स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या, वो काम नहीं कर रहा है तो तुम उसको सैलरी कैसे दे रहे हो? इट विल बी डिसअलाउड. प्लीज रिमेंबर,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और कैपिटल इज अलाउड, वर्किंग भी अलाउड है, स्लीपिंग भी अलाउड है, बट जो सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ वर्किंग पार्टनर को सैलरी अलाउड है, स्लीपिंग पार्टनर को अलाउड नहीं है। लीव सैलरी अपन ने अगर स्टाफ को पे किया है, सो इट इज अलाउड, बट इट हैज टू बी पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। सर कैसे मालूम पड़ेगा पेड है या नहीं है, मतलब कभी पेड लेना है कभी नहीं लेना है, उसका समरी 43B में वापस से आ जाएगा, बराबर है। सो सेक्शन 37 में बेटा SATD सैटरडे इज जस्ट एन एग्जाम्पल, और कोई भी हो सकता है बट ये मेन एग्जाम्पल्स है। एस मतलब सैलरी, स्टाफ अलाउड, प्रोप्राइटर डिसअलाउड, वर्किंग पार्टनर अलाउड, स्लीपिंग पार्टनर डिसअलाउड। वर्किंग पार्टनर को भी लिमिटेड अलाउड है, सेक्शन 40B में पढ़ेंगे, और लीव सैलरी अलाउड है बट पेड होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट बेटा ऑल फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर अलाउड। न्यूज़पेपर में ऐड दो, टीवी में ऐड करो, आईपीएल के टाइम पे हेवी एक्सपेंडिचर करो, एवरी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट नॉर्मल और डेफर्ड रेवेन्यू, नॉर्मल और डेफर्ड रेवेन्यू विल बी अलाउड। बट अगर आपने एडवर्टीजमेंट किया है पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, सुविनियर्स इश्यूड बाय पॉलिटिकल पार्टी, सो पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा दिया तो इट इज कंसीडर्ड एज डोनेशन, दैट इज व्हाई इट इज डिसअलाउड। बट उसका डिडक्शन आप 80GGB में या 80GGC में ले सकते हो। जैसे LIC प्रोपराइटर का डिसअलाउड था बट 80C में अलाउड है, वैसे ही डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी आप 80GGB या GGC में ले सकते हो, but advertisement in pamphlets, brochures, souvenir of political party will be disallowed. सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी फुल्ली अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर परमानेंट साइन बोर्ड आपने लगाया है, सो मेरे जितने भी दुकान तुम्हारे रोड पे दिखाई देती है बेटा, सब दुकान के ऊपर उन लोगों का बोर्ड होता है, वो परमानेंट साइन बोर्ड है। वो नॉर्मली 2-5 साल रिप्लेस नहीं होता है, खराब हो गया तो पेंट वापस से करते, नाम वापस लिख देते, बट दैट बोर्ड इज परमानेंट। सो ये परमानेंट साइन बोर्ड डिसअलाउड है, इसके बदले आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। परमानेंट साइन बोर्ड डिसअलाउड है बिकॉज वो रेवेन्यू एक्सपेंस है ही नहीं, कैपिटल नेचर का है, बट यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द सेम। सो एडवर्टीजमेंट नॉर्मल अलाउड, डेफर्ड अलाउड। एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट्स, ब्रोशर, सोविनियर अलाउड। पैम्पलेट्स, ब्रोशर, सोविनियर इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी डिसअलाउड, बट 80GGB GGC में जाएगा, बराबर है। देन एडवर्टीजमेंट अगर परमानेंट साइन बोर्ड है, नियॉन साइन बोर्ड है, तो इट विल बी डिसअलाउड, उसके बदले आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। टी फॉर टैक्सेस, सिंपल रूल है, आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो डायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए, उसी का डिडक्शन दे दिया तो लॉस हो जाएगा। सो टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स इज डिसअलाउड, इनडायरेक्ट टैक्स इज अलाउड। प्लीज अंडरस्टैंड, इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड है ओनली व्हेन इट इज पेड, आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा, आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा। वापस से बोल रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स डिसअलाउड, इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड, बट इनडायरेक्ट टैक्स हैज टू बी पेड, आउटस्टैंडिंग है तो नहीं चलेगा। इंटरेस्ट ऑन डायरेक्ट टैक्स अलाउड, इंटरेस्ट ऑन डायरेक्ट टैक्स डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड। सो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स भरा डिसअलाउड, उस पर इंटरेस्ट भरा डिसअलाउड। इनडायरेक्ट टैक्स भरा अलाउड, GST कस्टम पे किया तो अलाउड, और उसका जो इंटरेस्ट होएगा वो भी अलाउड होएगा। बट पेनल्टी अगर आपने पे किया है, सो बेटा पेनल्टी इज ऑलवेज अ पनिशमेंट। सो पेनल्टी डायरेक्ट टैक्स के लिए पे किया है तो भी डिसअलाउड है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पे किया है तो भी डिसअलाउड है। सो पेनल्टी फॉर टैक्सेस आर ऑलवेज डिसअलाउड। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, डायरेक्ट टैक्स डिसअलाउड है, इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड है, बराबर है। सो सैटरडे इज एन एग्जाम्पल फॉर 37, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस, दिवाली एंड मुहूर्त एक्सपेंसेस। तो बेटा दिवाली पे एम्प्लॉइज को गिफ्ट देते हैं, दिवाली पे कस्टमर क्लाइंट को गिफ्ट देते हैं, दिवाली पे अपन सोविनियर्स ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सारे के सारे खर्चे अलाउड है बिकॉज दे आर रिलेटेड टू बिजनेस, दे आर रिलेटेड टू बिजनेस। 2 क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर देना। एक्सपेंसेस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो CSR के अंडर कंपनी ने कुछ खर्चा किया है,
क्या कंपनी उसका डिडक्शन ले सकती है? नहीं ले सकते ना, बिकॉज बेटा सीएसआर तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पैसा दे रहे हो, फिर उसी का डिडक्शन लेके टैक्स भरोगे तो क्या सेंस बना? तो सीएसआर इज नॉट अलाउड। आंसर बोलो। एम्बेजलमेंट बाय एम्प्लॉई या एम्बेजलमेंट इन एन ऑफिस, बेटा छोटा मोटा चोरी हुआ है मेरे ऑफिस में, अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड हो जाएगा, बराबर है। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, एम्बेजलमेंट ऑफ स्टॉक बाय द एम्प्लॉय विल बी अलाउड, बाय द एम्प्लॉय जस्ट एन एग्जांपल, विल बी अलाउड अगर आपने उसका प्रूफ सबमिट कर दिया तो, कि आपके ऑफिस में चोरी हुई है, आपने पुलिस कंप्लेन करवाया, ये किया वो किया, इट इज अलाउड। सो एम्बेजलमेंट इज अलाउड, सीएसआर इज डिसअलाउड, ऑफेंसिव पर्पस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाला एग्जांपल, विल बी डिसअलाउड, विल बी डिसअलाउड, बराबर है। सो स्मॉल डिडक्शन से रिपीट कर देना घर पे बैठे बैठे, 30, 31, 36, 37। 30 मेरे को बोलता है रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 31 रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। 36 सी बर्फी। 37 जनरल डिडक्शन, बट 37 में SATD इज एन एग्जाम्पल, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा अलाउड है 37 में, ऑडिटर रेम्यूनरेशन अलाउड है 37 में, तो बाकी सारे खर्चे भी अलाउड है। सैटरडे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, इसके लिए उसको मैंने पढ़ाया है। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? सॉरी, ओके बेटा बोलो फटाफट, मजा आना चाहिए यार। स्मॉल डिडक्शंस के बाद अपन क्या करने वाले हैं बेटा, मैं वो ऑर्डर में पॉइंट कर रहा हूं। सब अभी तक बेटा कोई वेटिंग रूम में नहीं है। मैं वो ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं जो ऑर्डर में मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सो मैक्सिमम ऑफ योर क्वेश्चन 30, 31, 36, 37 से आते हैं, बराबर है। एक डेप्रीशिएशन और एक आता है 32 जो आगे पढ़ाऊंगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। अभी जो अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अलाउड क्या है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं कि अलाउड क्या नहीं है। सेक्शन नंबर 40A1, सेक्शन नंबर 40A1A, सेक्शन नंबर 40A2, सेक्शन नंबर 40A3, सेक्शन नंबर 40A5। बेटा बिना पढ़े बोलो ना, तुम लोग को लगता है कि यार ये सब पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में थियरी पूछेगा, सवाल ही नहीं उठता है। आपको क्लिक होना चाहिए, सैलरी अलाउड है बट प्रोप्राइटर डिसअलाउड है, सैलरी टू वर्किंग पार्टनर अलाउड है, स्लीपिंग पार्टनर डिसअलाउड है। सो दैट इज ऑल इन योर माइंड, क्लिक होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। तो वैसा वैसे एग्जैक्टली गवर्नमेंट बोलता है कि इंडिया की गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो है टीडीएस। अगर टीडीएस नहीं काटा तो आधा पॉपुलेशन तो टैक्स ही नहीं भरेगा। हम लोग नोटिस भरते बेचते रहेंगे, वो टैक्स भरेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। सो टीडीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है टीडीएस में कोई मगजमारी नहीं करना, और अगर तुमने टीडीएस में मगजमारी किया, या तो बाहर वाले को पैसा दिया या तो इंडिया के बाहर पैसा दिया। बेटा ऐसा ही पढ़ो ना, हिंदी में पढ़ना, या तो बाहर वाले को पैसा दिया मतलब नॉन रेसिडेंट को, या तो इंडिया के बाहर पैसा दिया मतलब इंडिया के बाहर मतलब पेमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया। सो इफ पेमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया और पेमेंट इज मेड टू नॉन रेसिडेंट इन इंडिया भी चलेगा, नॉन रेसिडेंट को इंडिया में दिया तो भी चलेगा। और बेटा ये पेमेंट पे टीडीएस डिफॉल्ट है। सर टीडीएस डिफॉल्ट क्या होता है? दो टाइप का डिफॉल्ट होता है। टीडीएस आपने काटना चाहिए था, आप काटना भूल गए, या टीडीएस आपने काटा बट गवर्नमेंट को देना भूल गए। वापस से बोल रहा हूं,
टीडीएस डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। आई रिपीट, आप या तो इंडिया के बाहर पैसा दे रहे हो, पेमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया, या इंडिया के बाहर वाले को पैसा दे रहे हो, दैट इज पेमेंट इज मेड टू नॉन रेसिडेंट। एंड इन बोथ द केसेस इफ देयर इज अ टीडीएस डिफॉल्ट, देन 40A1 मेरे को बोलता है कि सर इतना बड़ा डिफॉल्ट किधर से आपने कर दिया, 100% ऑफ द एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड, 100% ऑफ द एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड। प्लीज कमेंट करना, सैलरी टू स्टाफ अलाउड या डिसअलाउड। सिर्फ बेटा ए लिखो, ए या डी लिखो, सैलरी टू स्टाफ अलाउड या डिसअलाउड। अलाउड है। अब वही सैलरी अगर मैं इंडिया के बाहर दे रहा हूं और मैं टीडीएस काटना भूल गया, तो इवन दो सैलरी अलाउड है, बिकॉज आप टीडीएस काटना भूल गए तो वो सैलरी 100% डिसअलाउड हो जाएगा, 100% डिसअलाउड हो जाएगा। एम आई राइट? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अलाउड है, बट एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करने के वक्त आप टीडीएस काटना भूल गए और नॉन रेसिडेंट को पैसा दे रहे हो, सो देन इट विल बी डिसअलाउड। सो टीडीएस डिफॉल्ट मींस व्हाट? TDS deductible but not deducted, or TDS deducted but not deposited. In that case 100% will be disallowed. पार्टिसिपेट करना, चैट बॉक्स में लिखने का जरूरत नहीं है। 100% will be disallowed in the year of default. In the year of default. बराबर है बेटा, कोई कमेंट नहीं करना, मैं कमेंट बोल रहा हूं बट कमेंट में लिखो मत, चलेगा, जब लिखना है मैं बोल दूंगा। बेटा 22-23 में एक नॉन रेसिडेंट मेरे कंपनी में आया एज एन एम्प्लॉय और उसने काम किया पूरा साल। मैंने उसको पेमेंट भी दिया बट टीडीएस काटना भूल गया। अब टीडीएस काटना भूल गया तो मेरे को वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो गया। नाउ 23-24 में वो वापस से मेरे कंपनी में रीजॉइन किया और मैंने उसको क्या बोला कि सर देखो लास्ट ईयर मैंने आपको पूरा 100% सैलरी पे कर दिया था, बट उसमें टीडीएस काटना चाहिए था, मैं काटना भूल गया। तो 23 में मैंने उसको बोला कि सर लास्ट ईयर की सैलरी और करंट ईयर की सैलरी दोनों पे टीडीएस एक साथ काटूंगा। तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा वापस से दोनों का डिडक्शन ले लेना, जो ईयर में डिफॉल्ट किया है वो ईयर में डिसअलाउड है, लाइफ टाइम डिसअलाउड नहीं है। तो अगर फ्यूचर में आप कंप्लायंस कर दोगे तो पास्ट वाला डिडक्शन भी आगे मिल सकता है। इज दैट मच क्लियर? इज दैट मच क्लियर? इट इज नॉट परमानेंटली डिसअलाउड, इट विल बी डिसअलाउड ओनली फॉर दैट ईयर। फ्यूचर में अगर आप कंप्लायंस कर दोगे तो फ्यूचर में डिडक्शन वापस से ले सकते हो। ओके बेटा, अगर आप नॉन रेसिडेंट को पैसा दे रहे हो तो नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर का आदमी है, उससे रिकवरी ऑफ टैक्स करना पॉसिबल बहुत डिफिकल्ट है। बट गवर्नमेंट मेरे को बोलता है 40A1 के अंदर अगर आप 40A1A के अंदर अगर आप लोग रेसिडेंट को पैसा दे रहे हो और अगर आपने टीडीएस डिफॉल्ट किया है, बेटा रिपीट करना प्लीज घर पे बैठे बैठे, टीडीएस डिफॉल्ट का मतलब टीडीएस डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड और टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। तो अगर ये डिफॉल्ट किया है रेसिडेंट के पेमेंट पे तो 30% ऑफ एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड, 30% ऑफ एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। सर क्या बोल रहे हो सर? बेटा नॉन रेसिडेंट को सैलरी दिया 5 लाख रुपीस, रेसिडेंट को सैलरी दिया 5 लाख रुपीस, दोनों पे टीडीएस काटना भूल गया, बराबर है। सो अपन क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में जो डिसअलाउड एक्सपेंस है वो ऐड करेंगे। सो नॉन रेसिडेंट को सैलरी पे टीडीएस काटना भूल गया या कोई भी एक्सपेंस पे, सो 5 लाख पूरा ऐड होएगा। बट रेसिडेंट को पेमेंट पे टीडीएस काटना भूल गया तो इन दैट केस 1,50,000 ऐड होगा। एंटायर 100% डिसअलाउड हो रहा है नॉन रेसिडेंट में, बट रेसिडेंट के केस में ओनली 30% डिसअलाउड है, वो भी ईयर ऑफ डिफॉल्ट में, वो भी सिर्फ ईयर ऑफ डिफॉल्ट में, बराबर है। सो बेटा मैंने क्या किया है, प्रोफेशनल फीस पे किया है। मेरे क्लास में 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, एक दुबई से आके पढ़ाता है जो इंडिया में नॉन रेसिडेंट है, और एक इंडिया वाला प्रोफेसर है जो इंडिया में रेसिडेंट है। मैं दोनों को 5 लाख रुपीस पे कर रहा हूं, पीएनएल डेबिट में मैंने 5 लाख रुपीस लिख दिया है। अब मैं उस पर टीडीएस काटना भूल गया,
तो बेटा एक्सपेंसेस अगर डिसअलाउड है तो अपने को इनकम में वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। बट अगर नॉन रेसिडेंट पे टीडीएस काटना भूल गए तो एंटायर 5 लाख विल बी एडेड टू प्रॉफिट। बट अगर रेसिडेंट पे टीडीएस काटना भूल गए तो 30% ऑफ 5 लाख, सिर्फ 1,50,000 विल बी एडेड टू द प्रॉफिट। आप टीडीएस काटना भूल गए तो एक्सपेंस डिसअलाउड है, डिसअलाउड का मतलब प्रॉफिट में ऐड बैक करना है। नॉन रेसिडेंट के केस में 100%, रेसिडेंट के केस में 30%। इज दैट क्लियर? बेटा सिर्फ इतना कमेंट करो, ये टीडीएस डिफॉल्ट वाले खर्चे लाइफ टाइम के लिए डिसअलाउड है या ईयर ऑफ डिफॉल्ट के लिए? डिफॉल्ट लिखो या तो लाइफ टाइम लिखो। ओनली ईयर ऑफ डिफॉल्ट। फ्यूचर में कंप्लायंस कर दोगे तो आप वापस से डिडक्शन ले सकते हो। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस और नो? बराबर है, फाइन। फिर तो इजी है बेटा। 40A1 नॉन रेसिडेंट पे टीडीएस नहीं काटा तो 100% डिसअलाउड है। 40A1A रेसिडेंट पे टीडीएस नहीं काटा तो 30% डिसअलाउड है। रिपीट करना, रिपीट मतलब चैट में मत लिखो, घर पे बोल दो बेटा। इनकम टैक्स इज डिसअलाउड, यस और नो? इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, तो डिसअलाउड है। अब उस पे सरचार्ज पे किया, इनकम टैक्स पे सरचार्ज आता है, सेज आता है, वो अलाउड है या वो डिसअलाउड है? तो वो भी डिसअलाउड है। तो इनकम टैक्स तो डिसअलाउड है ही, उसका सरचार्ज और सेस भी डिसअलाउड हो जाएगा 40A2 के हिसाब से, सॉरी 40A2 के हिसाब से। बराबर है। 40A3 बेटा एग्जैक्टली सेम है। सैलरी नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो या आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो, बाहर वाले को पे किया या बाहर पे किया, तो सैलरी अगर नॉन रेसिडेंट या आउटसाइड इंडिया पे किया है, टीडीएस काटना भूल गए तो 100% एक्सपेंस जो होगा डिसअलाउड हो जाएगा ईयर ऑफ डिफॉल्ट में। एंड लास्ट 40A5, अगर आप एम्प्लॉय को नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट दे रहे हो और उसके ऊपर टैक्स काट के खुद ही पे कर रहे हो, तो जो भी टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट है दैट विल बी डिसअलाउड। टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पेड टू एम्प्लॉय विल बी डिसअलाउड बिकॉज वो अगेन डायरेक्ट टैक्स ही है और एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहा है तो एम्प्लॉयर के लिए डिसअलाउड है और एम्प्लॉय को इनकम में ऐड नहीं करना है। बराबर है। सो फर्स्ट पार्ट अपन ने किया स्मॉल डिडक्शन 30, 31, 36, 37। सेकेंड पार्ट अपन ने किया एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। नॉन रेसिडेंट टीडीएस डिफॉल्ट 100%, रेसिडेंट 30%। इनकम टैक्स तो डिसअलाउड है ही, सरचार्ज और सेस भी डिसअलाउड है, इंक्लूडिंग सैलरी आउटसाइड इंडिया विल बी डिसअलाउड। बराबर है। आंसर बोल सकते हो। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि पहले अपन ने पढ़ा क्या क्या अलाउड है, फिर अपन ने पढ़ा क्या क्या डिसअलाउड है। अब अपन पढ़ रहे अलाउड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गवर्नमेंट बोलता है कि नीरज तेरे क्लासेस में प्रिंटिंग का खर्चा होता है। मैंने बोला हाँ सर। गवर्नमेंट बोलता है कि बेटा ये एक पेज का मार्केट में हम लोग ने रिसर्च किया 5 रुपए का जेरोक्स होता है और तू जो जेरोक्स का पेमेंट कर रहा है वो 20 रुपया कर रहा है, तो तू ये पेमेंट किसको कर रहा है? मैंने बोला सर मेरे भाई को कर रहा हूं। सो गवर्नमेंट बोलता है जानबूझ के तूने 5 रुपीज के बदले 20 रुपीज पे किया है सो दैट तेरा खर्चा बढ़ जाए। खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होएगा, टैक्स कम भरना पड़ेगा। सो अगर आप लोग अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने भाई को जॉब पे रखो, आप अपने बीवी को जॉब पे रखो, सैलरी पे करो, चलेगा। भाई से प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान खरीदो, पेमेंट करो, चलेगा। पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इफ देयर इज एन एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी देन इट इज अ प्रॉब्लमैटिक, एंड जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो डिसअलाउड होएगा। बेटा पूरा पेमेंट डिसअलाउड नहीं होएगा, जितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया सिर्फ उतना ही डिसअलाउड है। सो मार्केट वैल्यू अगर 5 रुपीज है, ब्रदर को अगर 20 रुपीज पे किया तो आप लोगों ने 15 जो एक्स्ट्रा पे किया दैट विल बिकम डिसअलाउड। इज दैट पॉइंट क्लियर?
इज दैट पॉइंट क्लियर? रिलेटेड का डेफिनेशन तुम लोग एक बार देख लेना. रिलेटेड मीन स्पाउस है, ब्रदर सिस्टर है, एंड लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट है. बराबर है. सो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सन, ग्रैंडसन, ये सब रिलेटेड पार्टी में आ गए. डॉटर, ग्रैंड डॉटर सारे आ गए. सो रिलेटेड पार्टी मीन्स स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट. एंड वो कंपनी के केस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, 20% और मोर वोटिंग पावर, वो सारे अपने रिलेटेड पार्टी है. बराबर है. 48(3) मेरे को बोलता है एक दिन पे एक आदमी को एक ट्रांजैक्शन के लिए 10,000 के ऊपर अगर आपने पेमेंट किया है और अगर ये पेमेंट कैश या बेरर चेक से है, सो दैट विल बी एंटायरली डिसअलाउड. पहले तो डिफरेंस समझो. रिलेटेड पार्टी में जितना एक्स्ट्रा पेमेंट है उतना डिसअलाउड है. बट अगर इधर कैश में आपने 10,001 रुपया पे किया तो पूरा 10,001 रुपया डिसअलाउड है. डिसअलाउंसेस ट्रिगर होएगा व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन अ पर्टिकुलर डे टू अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. सो बेटा मैंने अपने क्लास के अंदर 4 प्रोफेसर को 10,000 10,000 10,000 10,000 आज दिए, तो 4 अलग अलग प्रोफेसर को दिया है तो वो अलाउड है. अगर मैंने एक ही प्रोफेसर को आज 10,000 दिया, कल वापस 10,000 दिया, परसों वापस 10,000 दिया, अलाउड है, बिकॉज पेमेंट डिफरेंट डे पे हो रहा है. एक प्रोफेसर ने मुझे फाउंडेशन में पढ़ाने के लिए 7,000 का बिल बनाया, इंटर में पढ़ाने के लिए 8,000 का बिल बनाया, 15,000 का मैं कैश पेमेंट कर रहा हूं, अलाउड है, बिकॉज दो डिफरेंट बिल का पेमेंट है. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? If payment is made on a particular day for a particular transaction to a particular person, then it will be disallowed if that payment exceed 10,000 and payment is not made by account pay check, account pay draft or electronic clearing system. तो disallowed है. बट रूल 6DD मुझे बोलता है कि सर ऐसे गांव में आपने पैसा दिया है जिधर बैंक नहीं है तो आप कैश में दोगे तो भी चलेगा. ऐसे लोगों को पैसा दिया है जो फ्रॉड नहीं करते. आपने गवर्नमेंट को कोई पेमेंट किया है, आरबीआई को पेमेंट किया है, आपने बैंक्स को पेमेंट किया है, आपने एलआईसी को पेमेंट किया है, आपने पेमेंट किया है ऑथराइज मनी चेंजर को, तो बेटा ये सब कोई फ्रॉड नहीं करते हैं. इसलिए गवर्नमेंट बोलता है इन लोग को पेमेंट कितना भी कैश में करो चलेगा. आप पेमेंट कर रहे हो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय को, तो 10,000 के बदले 50,000 अलाउड है. सो एम्प्लॉय अगर रिटायरमेंट ले रहा है, मैं उसको ग्रेचुटी दे रहा हूं, लीव सैलरी दे रहा हूं, तो 50,000 तक कैश अलाउड है इंस्टेड ऑफ 10,000. अगर आप पेमेंट कर रहे हो ऐसे आदमी को जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रक वाले को पेमेंट कर रहे हो, तो 35,000 कैश में अलाउड है. अगर आपने पेमेंट किया है अ पर्सन engage in business of plying, hiring, leasing of goods carriage, 35,000 अलाउड है. रिटायरमेंट बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया तो 50,000 अलाउड है. विलेज नॉट सर्व्ड बाय बैंक अनलिमिटेड अलाउड है. गवर्नमेंट एलआईसी बैंक्स अनलिमिटेड अलाउड है. आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने के लिए डायरेक्टली फार्मर को पैसा दे रहे हो, अलाउड. कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रहा है, अगेन इट विल बी अलाउड. सो रूल 6DD में ट्रांसपोर्टर, टर्मिनल बेनिफिट और ये मेन है, बाकी सब ठीक है. वो फार्मर ये सब नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछता है. सो 43B 48(2) इज व्हाट? 48(2) इज रिलेटेड पार्टी को ज्यादा पैसा दिया तो डिसअलाउड है. 48(3) इज व्हाट? कैश में 10,000 का लिमिट क्रॉस किया तो 100% डिसअलाउड है. एंड 43B मुझे बोलता है 43B के बेटा आप सैलरी पेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, अलाउड है डिसअलाउड, आंसर नहीं चाहिए. एडवर्टीजमेंट पेड, एडवर्टीजमेंट आउटस्टैंडिंग, अलाउड है डिसअलाउड. तो ये सब डिपेंड करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सा मेंटेन कर रहे हो. कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहे हो तो पेड है तो अलाउड है. मर्केंटाइल बेसिस पे मेंटेन कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग भी अलाउड है. तो एक्सपेंसेस पेड भी अलाउड होता है, आउटस्टैंडिंग भी अलाउड होता है. बट गवर्नमेंट बोलता है TBLIC. रिपीट करोगे?
सॉरी, MTBLIC, MTBLIC में T मतलब टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड है अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट हुआ है तो, बोनस एंड कमीशन अलाउड है अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट हुआ है तो, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बोनस सी बर्फी में। लीव सैलरी अलाउड है अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट हुआ है तो, कंट्रीब्यूशन अच्छे फंड्स में अलाउड है अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट हुआ है तो, और इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन अलाउड है बट अगर स्पेसिफाइड बैंक से लोन लिया है, जैसे कि आपने लोन लिया है शेड्यूल बैंक से, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, या नोटिफाइड एनबीएफसी से, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड भी अलाउड है, आउटस्टैंडिंग भी अलाउड है। सिर्फ अगर लोन आपने ये स्पेसिफाइड बैंक से लिया है, 5 बैंक से, तो पेड होएगा तो अलाउड है, आउटस्टैंडिंग होएगा तो डिसअलाउड हो जाएगा। बराबर है। सो दैट वाज 43B, पेमेंट अलाउड है बट पेमेंट ड्यू डेट से पहले हो जाना चाहिए, अदरवाइज डिसअलाउड। और M इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन किया है तो ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना जरूरी है। बेटा ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बट मैं नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, अभी उसमें 10-15 मिनट जाएगा। सो 3 पॉइंट मैंने पढ़ाया, स्मॉल डिडक्शन 30, 36, 37, 31 ये अलाउड है। फिर 5 सेक्शन पढ़े अपन ने, क्लॉज पढ़े एक्चुअली, जो डिसअलाउड थे। 40A1 नॉन रेसिडेंट 100% टीडीएस पे, डिफॉल्ट पे। 40A1A रेसिडेंट 30% डिसअलाउड है। 40A3 सैलरी नॉन रेसिडेंट 100% डिसअलाउड है। फिर इनकम टैक्स तो डिसअलाउड है ही, सरचार्ज भी डिसअलाउड है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी मर्क्यूजेट विल बी डिसअलाउड। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा एक्सपेंसेस जो कंडीशनल है, रिलेटेड पार्टी का एक्स्ट्रा पेमेंट डिसअलाउड है, कैश में 10,000 के ऊपर 100% डिसअलाउड है, और अगर आपने पेमेंट किया है 43B में तो अलाउड है ओनली इफ इट इज पेड, आउटस्टैंडिंग होएगा तो इट विल बी डिसअलाउड। इज दैट मच वेरी क्लियर? हाँ, सन डॉटर आर रिलेटेड पार्टी, बेटा वो लीनियल डिसेंडेंट में आ गए, दे आर रिलेटेड पार्टी। ओके फाइन। सो ये पार्ट 1 है पीजीबीपी के रिवीजन का। पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, सेक्शन नंबर 32 डेप्रीशिएशन एमएसएमई एक्ट, फिर सेक्शन 35 का सीरीज साइंटिफिक रिसर्च स्पेसिफाइड डिडक्शन वो वाला, और प्रोसीजरल एक्सपर्ट थोड़े बहुत कराऊंगा। सो दैट विल बी इन पार्ट 2 ऑफ पीजीबीपी रिवीजन।